पंजाब का शासन 3 लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। पहले हेनरी लॉरेंस, दूसरे इनके भाई जॉन लॉरेंस, और तीसरा एक चोर था, उसी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। चौसमें ये मकबरों में, खंडहरों में, मंदिरों में घुस जाता था। उसको मालूम था यहाँ पैसा रखा हो, खजाना रखा होगा, और वहां से चुराता था। ये ऐसी ही चीजों को चुराने गया था जब इसने हड़प्पा के अवशेषों को देखा था। तो इन 3 लोगों के हाथ में पंजाब का शासन सौंप दिया गया। ये सवाल पूछा गया यूपी कमीशन में कि पंजाब के विलय के बाद पंजाब के शासन के लिए 3 लोगों की एक परिषद बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन उस परिषद का सदस्य नहीं था? तो 3 नाम ये दिए जाएंगे। 2 तो भाई हैं, एक चोर है, एक नाम कोई और अटैच कर देंगे ये लोग। 1853 में इस सिस्टम को चेंज किया गया और इस सिस्टम में चीफ कमिश्नर के हवाले पंजाब कर दिया गया और वो चीफ कमिश्नर बना दिए गए जॉन लॉरेंस। ठीक, पंजाब का विलय हो गया और अब अंग्रेजों ने पंजाब में सुशासन स्टार्ट किया। जिसे आज अमेरिका डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करता है और आतंकवाद का खात्मा करता है ना। तो कई देश जो है उनके डेमोक्रेसी के दंश से जूझ रहे हैं, जहां महिलाएं वेश्यावृत्ति कर रही, बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पंजाब में अंग्रेजों ने सुशासन इस्टेब्लिश किया। और ये कहने वाले अंग्रेज कि इंडियंस जो हैं वो मतलब उनकी तुलना में बहुत ख़राब थे, या कह दिया जाए कि भाई मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास में, हमें जो पढ़ना लिखना वगैरह सिखाया है सब अंग्रेज़ों ने सिखाया है। और ये माना भी जाता है। बड़ी ताज्जुब की बात है, देखिए ये सम्मान भी लिया जाता है कि अंग्रेज़ों ने ही हमको सब कुछ सिखाया। तो अंग्रेज़ों ने हमको कितना सिखाया है, ठीक, थोड़ा सा एक छोटा सा है। ऑलमोस्ट 45 ईयर्स आफ्टर एडम ने 1835 से 38 में अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। ये पादरी था, राजा राम मोहन राय का सहयोगी था। इसने एजुकेशन पे एक रिपोर्ट दी थी। तो आफ्टर 45 ईयर्स एडम्स डॉक्टर G.W. लीनर prepared a voluminous survey of indigenous education। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, देशी। तो उन्होंने स्वदेशी शिक्षा पर एक ह्यूज सर्वे किया 1882 में पंजाब में। और क्या पाया उन्होंने? कंक्लूडेड दैट एट द टाइम ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849, पंजाब के अधिग्रहण के समय 1849 में, द लोवेस्ट कंप्यूटेशन गेव 3,30,000 पीपल्स इन द स्कूल्स। जो सबसे न्यूनतम संख्या उन्होंने काउंट की थी वो 3,30,000 स्टूडेंट स्कूल में थे। द वेरियस डिनोमिनेशंस, अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट थे, हु वर एक्वेंटेड विद रीडिंग, राइटिंग एंड सम मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशंस। इन सब चीज़ों को वो जानते थे। दिस इज इन कंट्रास्ट विद लिटिल मोर देन 1,90,000 पीपल्स इन 1882। आधे रह गए थे। और ये सिर्फ यही नहीं किया इन्होंने, पंजाब का तो किया ही किया इन्होंने इन चीजों को, जब गांधी जी ने ये बात कही ना तो इनको मिर्ची लग गई। 20 अक्टूबर 1931 गांधी जी ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स लंदन में कहा दैट टुडे इंडिया इज मोर इलिटरेट देन इट वाज 50 और 100 ईयर्स अगो। आज का हिंदुस्तान 50 और 100 साल पहले के हिंदुस्तान से ज़्यादा जाहिल है।
ठीक। तो इनको मिर्ची लग गई, तमाम ये चीज़ें बताने लगे, लेकिन खुद इन्हीं की अपनी रिपोर्ट क्या कहती है वो भी देख लीजिए। एडी कैम्बल, द कलेक्टर ऑफ द बेलारी, was already beginning to note in the 1820s that in many villages where formerly there were schools, there are now none. मैसूर के अधिग्रहण के बाद जहाँ गांव में स्कूल हुआ करते थे, वो स्कूल गायब हो गए थे। ये इनकी उदारता का परिचय है जो इनकी खुद की रिपोर्टों में है। और ताज्जुब की बात क्या है, इस आदमी से किसी ने नहीं कहा था कि तुम जाओ सर्वे करो, है ना। इसने स्वतंत्र सर्वे किया है, विलियम मैडम ने स्वतंत्र सर्वे किया है। और पहली रिपोर्ट में क्या लिखता है, दैट एवरी विलेज हैज एटलीस्ट वन स्कूल, so that in Bengal and Bihar, which contain 1,50,748 villages, there will still be 1,00,000 villages with these schools. अब आप उस समय के गांवों की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं, कितनी रही होगी? 200, 250, 300, बहुत बता रहा हूं, इतनी भी नहीं रहेगी। हर गांव में एक स्कूल देख रहा हुआ आदमी। बंगाल बिहार में उसने 1,00,000 स्कूल देखे, और उससे ताज्जुब क्या है, दैट द 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बंगाल हैव 1,800 इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। 18 जिलों में 1,800 उच्च शिक्षा के केंद्र भी एडम ने देखे थे। अंग्रेजों ने जो एजुकेशन दी ना, वो अपडेट थी, क्वालिटेटिव थी। जो रिसर्चेस दुनिया में हो चुकी थी उन चीज़ों को वो लेकर आए, लेकिन स्कूलों की संख्या बड़ी तेजी से घटी। अधिकांश हिंदुस्तानी जाहिल रह गए। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो हिंदुस्तान में केवल 50,000 लोग थे जिनको आप मध्यम वर्ग कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे थे, 50,000। और 20 लाख लोग, 20 लाख बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में इनरोल थे 1885 में। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? 19.5 करोड़। 1885 में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी 19.5 करोड़, और केवल 20 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल में जा रहे थे, और 50,000 मध्यम वर्गीय लोग थे। जो देशी भाषाएं थीं उनसे संबंधित जो न्यूज़पेपर्स वगैरह निकलते थे, टोटल उनको पढ़ने वाले पाठकों की संख्या 2,17,000 थी। 2,17,000। तो इन्होंने हमको मतलब ग्रेजुअली डैमेज किया, मेंटली डैमेज किया, और ये बताने की कोशिश की, है ना, कि हम ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ग्रेट हैं, और तुम जो है केवल तभी नियंत्रण में रह सकते हो जब तुम हमारी कंट्रोलिंग में रहो। इसीलिए आपको अगर याद होगा कि एक सवाल जो मैंने आपको दिखाया भी था पहले, इस उपनिवेशवाद की थ्योरी पर, है ना, कि उपनिवेशवाद जो है वो किसी समाज को न केवल उसकी स्वतंत्रता और संपदा से ही वंचित कर देता है, बल्कि उसको अपने विशिष्ट चरित्र से भी वंचित कर देता है, जिसके फलस्वरूप वहां की जनता बौद्धिक और नैतिक रूप से दिशा भ्रमित होकर रह जाती है। तो न केवल राजनीतिक आज़ादी छीन लेता है, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। यही है कैपिटलिज्म, यही है क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो आज ऑयल और गैस पे कंट्रोल करना चाहता है। हिंदुस्तान के संसाधनों की लूट ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था। अगर मैं कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में रूलिंग कर रही थी, तो वो तो कहते थे हम तो हिंदुस्तानियों को सभ्य बनाने आए हैं, है ना। हम लोग इतने जाहिल थे कि ये आए थे सभ्य बनाने। लेकिन सच्चाई ये है
कि पिछले 150 साल से ये हिंदुस्तान से व्यापार कर रहे थे और इन्हें यहाँ की रग रग मालूम थी कहाँ क्या मिलता है। तो ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये डॉट्स अफीम के डॉट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तंबाकू है। ये जो वर्टिकस आप देख रहे हैं ये कपास है। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के ये चाय कॉफी वाला हिस्सा है। ब्लैकिश हिस्सा जो है वो कोयले वाला हिस्सा है। इधर गेहूं चावल जूट वगैरह है येलो कलर से जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से संसाधन लूटे गए, वो काली मिर्च हो, वो रेशम हो, वो नील हो। और इसी लूट को संपन्न करते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों को भी भागीदार बनाया, यहाँ के सेठ साहूकारों को भागीदार बनाया। उनको भी फायदा हुआ। क्या बताया मैंने, द्वारिकानाथ टैगोर ने एक रेलवे खदान एक कोयला खदान खरीदी थी। इंग्लैंड के शेयर बाजार में उनका निवेश था, इंग्लैंड में उनके पास प्रॉपर्टी थी। और जब यहाँ रेलवे लॉन्च की गई तो देशी रियासतों ने अपना पैसा उसमें लगाया था। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।